Welcome to Sharuvallu TV, where we bring you the best moral stories. हरियाणा के एक छोटे से गांव सनपुरा में मोतीराम नाम का एक धोबी रहा करता था। स्वभाव से वो काफी सीधा था और इसी का लोग फायदा उठाकर अक्सर उसे बेवकूफ बनाते रहते थे। उसके पास 3 गधे थे, जिनका नाम उसने हीरा, मोती और बादल रखा था। बादल बड़ा ही शरारती गधा था। वो अक्सर मोतीराम धोबी को परेशान किया करता था। एक दिन मोतीराम अपने गधों के साथ कपड़े धोने जा रहा था। तभी उसे रघुनाथ मिलता है। अरे मोती भाई, इतनी सुबह सुबह इतनी ठंडी में इन बेचारे गधों को कहाँ दौड़ा रहे हो? क्या करूं रघुनाथ भाई, आज बहुत कपड़े हैं। नदी किनारे ही तो जा रहा हूं, सनपुरा से बाहर तो कभी गया ही नहीं। अरे अपने लिए तो 2-2 स्वेटर, कोट, मफलर सब पहन रखे हैं और इन बेचारे गधों के बदन पर कुछ नहीं। बात तो सही है, कल ही विमला से कहूंगा इनके लिए भी स्वेटर बुन दे, ताकि आराम से काम कर सके। मोतीराम वहां से चला जाता है। पूरे गांव में जहां लोग रजाई कंबल में दुबके थे, वहां मोतीराम कुशावती नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर कपड़े धो रहा था। तभी एक ज्ञानी साधु वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर मोतीराम पे पड़ी और वो बोले, बेटा, इतनी ठंड में तुम पानी में खड़े होकर कपड़े धो रहे हो? ठंड नहीं लगती क्या? लगती तो है महंत जी, लेकिन अगर अभी नहीं धोऊंगा तो दोपहर तक काम खत्म नहीं होगा। मजबूरी है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी लगन देखकर प्रसन्न हुआ हूँ। तुम कोई भी एक वर मांग लो। महाराज, सब लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं। अगर मैंने खुद से वर मांग लिया तो विमला कहेगी कि फिर से बेवकूफी कर दी। मैं पत्नी से पूछकर ही वर मांगूंगा। ठीक है, तुम्हारा एक वरदान मुझ पर उधार रहा। जब चाहो मुझे याद करके मांग लेना। कुछ ही देर में मोतीराम कपड़े धोकर घर पहुंच जाता है। अरे ओ विमला, कहाँ गई? हाँ, आती हूँ। सारे कपड़े धोकर ले आया हूँ। मैदान में फैला दे, सुखाना है। दिन रात गधे की तरह खटती हूँ, फिर भी चैन नहीं। ऊपर से भगवान ने तुम्हारे जैसा सीधा साधा पति दे दिया। विमला, रघुनाथ कह रहा था कि गधों को ठंड लगती है। मैं ऊन ले आया हूँ, इनके लिए स्वेटर बुन दे। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो इतना भोला पति मिला। कभी किसी गधे को स्वेटर पहने देखा है? अरे विमला, मुझे दुकानदार ने कहा कि वो ऊन वापस नहीं लेगा। मुझे समझ ही नहीं आया। ज्यादा बहस मत कर। अभी जाओ और ये ऊन दुकानदार को वापस करके पैसे लेकर आओ, नहीं तो आज खाना मत मांगना। बेचारा मोतीराम ऊन लेकर फिर से दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान पर दुकानदार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऊन वापस नहीं होगी। भैया, ये ऊन वापस ले लो, गधों को ठंड नहीं लगती। पैसे दे दो। अरे मैंने पहले ही कहा था कि ऊन वापस नहीं होगा, अब नहीं ले सकता। अरे ले लीजिए ना भैया, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि गधों को ठंड नहीं लगती, फिर भी तू नहीं माना। अब जा यहाँ से। अरे एक बार वापस ले लीजिए, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। विमला मुझे आज रात खाना नहीं देगी। अरे तुझे एक बार समझाने से समझ नहीं आता क्या? ऊन वापस नहीं होगा, जा यहाँ से। इस बार उसने साफ मना कर दिया। मायूस चेहरा, झुके कंधे और हाथ में वही ऊन लेकर मोतीराम घर लौटा। घर पहुंचते ही विमला मोतीराम पे गुस्सा होती है। तभी वहां सरपंच आ जाते हैं। अरे अब क्या हुआ, इसे क्यों डांट रही हो? देखो सरपंच जी,
ये इतने बुद्धू हैं कि गधों के लिए ऊन लेकर आ गए थे। 4 गधों के लिए ऊन थोड़ा कम है। पर सरपंच जी, हमारे पास तो 3 ही गधे हैं। अरे चौथा गधा ये तुम्हारा पति भी तो है। सब जोर जोर से हंसते हैं। मोतीराम शर्म से गर्दन झुका लेता है और उसकी आंखें भर आती हैं। उस रात उसे बिना खाना खाए ही सोना पड़ा। विमला ने उसे खाना नहीं दिया। अगली सुबह भी मोतीराम हमेशा की तरह गधों के साथ नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में फिर उसे रघुनाथ मिला और बोला, क्यों मोती भाई, गधों को स्वेटर नहीं पहना है क्या? मत छेड़ो भाई, ऊन वापस नहीं हुई, ऊपर से घर में खाना तक नहीं मिला। इन गधों की वजह से सब मुझे सुना रहे हैं। इसी बीच गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान हरीश वहां से गुजर रहा था। मोती भैया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोलो हरीश, अब तो गधा कहलाने की आदत हो चुकी है। सभी मुझे गधा बोलते हैं। इन गधों को बेचकर शहर से एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन ले आओ। कपड़े मशीन में धोगे, सुखाओगे भी वहीं। मेहनत कम, काम ज्यादा। थोड़ा दिमाग लगाओ, सिर्फ पीठ मत तोड़ो। बात तो तुम ठीक कर रहे हो। मैं आज ही बाजार जाकर इन गधों को बेचकर वॉशिंग मशीन ले आता हूँ। लेकिन मोतीराम ने आगे पीछे की सोचे बिना सिर्फ ये सोचकर फैसला कर लिया कि अब वो मॉडर्न धोबी बनेगा और गधों को बेचकर वॉशिंग मशीन खरीदेगा। उसने एक धोबी को गधे बेचे और वो वहां से वॉशिंग मशीन खरीदने चला गया। वो वॉशिंग मशीन लेके घर की तरफ निकल पड़ा। जब मशीन गांव पहुंची तो सनपुरा में जैसे मेले जैसा माहौल बन गया। सारा गांव मशीन देखने आता है। तभी मोतीराम अपने बेटे भोलू को मिठाई की दुकान से मिठाई लेने भेजता है। भोलू, भाग के हलवाई रमेश से लड्डू ले आ, आज मिठाई बटेगी। भोलू मिठाई लाकर सब में बांटता है। वाह मोती भाई, अब तो हम भी कहेंगे कि सनपुरा में कपड़े मशीन से धुलते हैं। अरे मोतीराम, हम तो तुम्हें बुद्धू समझते थे, तुम तो होशियार निकले। आज तो मान गए ना कि मैं होशियार हूँ। आज मोतीराम ने गांव का नाम रोशन किया है। अगल बगल के 2 गांव में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं। इसे सम्मानित किया जाए। सरपंच एक शॉल लाकर उसका सम्मान करते हैं। मोतीराम भी भावुक होकर भाषण दे बैठता है। आदरणीय सरपंच जी, गांव के सम्मानित लोगों, आपने मुझे हमेशा बेवकूफ कहा, पर आज उसी बेवकूफ की सोच की तारीफ हो रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेहनत के साथ थोड़ी सोच जोड़ दी जाए तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। वाह, शाबाश। अब सरपंच जी वॉशिंग मशीन का स्विच दबाकर इसका उद्घाटन करेंगे। सरपंच जैसे ही मशीन का स्विच दबाने आगे बढ़ते हैं, तभी एक युवक चिल्लाता है। सब लोग खुशी में भूल गए कि हमारे गांव में अभी बिजली आई ही नहीं है। मशीन चलेगी कैसे? सबके चेहरे उतर जाते हैं और माहौल चुप हो जाता है। जो अभी तक मोतीराम की तारीफ कर रहे थे, वही मुंह बनाकर बातें करने लगते हैं। अरे पहले जैसा ही बेवकूफ है, महागधा, बिना बिजली के मशीन। विमला भी सर पर हाथ मारकर ताना मारती है। गधा जब घोड़ा बनने की कोशिश करता है ना, तो यही हाल होता है। भीड़ हंसती है। मोतीराम का चेहरा उदास हो जाता है। अगले दिन मोतीराम और उसका परिवार आंगन में उदास बैठे थे। तभी वहाँ साधु महाराज आते हैं। बेटा, पूरे परिवार के साथ यूं उदास बैठे हो, कारण जान सकता हूँ? अरे महन जी, क्या करूं? वॉशिंग मशीन लाया था, लेकिन गांव में बिजली ही नहीं है। क्या करूं? मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम जो चाहे वह वरदान मांग सकते हो। अरे हाँ, मान जी, आपने वरदान उधार रखा था ना।
अब बस इतना वर दीजिए कि किसी तरह मेरा वॉशिंग मशीन चलने लगे। साधु महाराज मंत्र पढ़ते हैं और तेज रोशनी होती है और उनके हाथ में एक त्रिशूल आता है। इसे मशीन में फिट कर देना। ये सूर्य, चांद और तारों की ऊर्जा खींचकर मशीन चलाएगा। धन्यवाद साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, सब ठीक होगा। इतना कहकर महाराज वहां से चले जाते हैं। वॉशिंग मशीन के ऊपर मोतीराम सावधानी से त्रिशूल फिट कर देता है। विमला और भोलू सांस रोककर देख रहे थे। जैसे ही त्रिशूल फिट होता है, मशीन का स्विच अपने आप दबकर मशीन चालू होती है। अम्मा अम्मा, मशीन चल रही है। धीरे धीरे फिर से भीड़ जमा हो जाती है। अरे ये क्या चमत्कार है मोतीराम, मशीन कैसे चालू हो गई? मुझे एक साधु महाराज ने ये त्रिशूल दिया, बस उसे मशीन में लगाने से मशीन चालू हो गई। मोती भाई माफ करना, गधे तो हम थे मजाक उड़ाने वाले, तू तो घोड़ा निकला। लोग उसकी वाह वाह करने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों के अमीर घर के लोग अपने कपड़े मोतीराम से धुलवाने लगे। मशीन में धुले कपड़े पहनने को लोग शान समझने लगे। अलग अलग गांवों में मोतीराम को बुलाया जाता और उसे सम्मानित किया जाता। भाइयों और बहनों, जिसने कभी गांव में गधों के लिए स्वेटर सोचकर हंसी का पात्र बना, वही आज टेक्नोलॉजी से कमाल कर रहा है। स्वागत करें मोतीराम जी का। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेहनत से भागिए मत, बस उसके साथ सही सोच भी जोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। इतना कहकर मोतीराम वहां से चला जाता है। एक रात उसके घर 2 चोर आते हैं। सुना है मोतीराम का वॉशिंग मशीन है, वही उसकी असली कमाई है। चलो उड़ा लेते हैं। सही है, बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। वे मशीन को उठाकर धीरे धीरे गांव से बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। मोतीराम की मशीन चोरी हो गई, गांव की शान चली गई। कुछ ही महीनों में बिना मशीन के मोतीराम की हालत वैसी ही होने लगी जैसी पहले थी। उधर चोर मशीन को कैसे चलाए ये सोचकर परेशान हो जाते हैं। अरे ये मशीन चलती क्यों नहीं है? चलो अब इस त्रिशूल को निकालेंगे। जैसे ही वो त्रिशूल को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, मशीन का दरवाजा खुलता है और दोनों को अंदर खींच लेता है। अरे बचाओ बचाओ, उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। मशीन देवता हमें माफ कर दे, हम खुद इस मशीन को मोतीराम के घर पहुंचाएंगे। अचानक मशीन खुद रुक जाती है, दोनों को बाहर उछाल देती है। दोनों जमीन पर गिरकर हाँफ रहे होते हैं। हमें माफ कर दीजिए, और उसके सामने नाक रगड़कर माफी भी मांगेंगे। अगले दिन दोनों चोर मशीन लेकर मोतीराम के घर आते हैं। मोती भाई, हमसे गलती हो गई, ये लो आपकी मशीन, हमें माफ कर दो। तभी पीछे से पुलिस आती है। अच्छा हुआ खुद ही आ गए, अब बाकी चोरी के केस भी खुलवाएंगे। चलो थाने। दोनों चोरों को पुलिस ले जाती है। मोतीराम का काम फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा। एक सुबह मोतीराम पानी की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि तभी वही महाराज आ जाते हैं। कैसे हो बच्चा, सब ठीक तो है ना? क्या सोच रहे हो? आपकी कृपा से सब ठीक है बाबा, पर मन में एक बात खटकती है। अगर पूरे गांव में बिजली आ जाए तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा, सिर्फ मेरा नहीं, सबका फायदा हो। यही तो असली समझदारी है, जो खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला सोचे, उसी का अच्छा हो जाता है। जा बच्चा,
तुम्हारा कल्याण हो। कुछ ही दिनों में शहर से सरपंच के घर इंजीनियर आते हैं। सरपंच जी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सनपुरा में 1 सप्ताह के भीतर बिजली पहुंचाई जाए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आप जल्दी से काम चालू कीजिए। कुछ ही दिनों में बिजली के खंभे लगकर तार खींच लेते हैं और गांव में बिजली का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री आते हैं। आज हमारे गांव में मुख्यमंत्री आए हैं बिजली का उद्घाटन करने के लिए। जिसे कभी बेवकूफ कहा गया, उसी ने यहाँ नई सोच की नींव रखी। असली समझदारी डिग्री में नहीं, दिल और दिमाग की सच्चाई में होती है। जैसे ही मुख्यमंत्री वॉशिंग मशीन का स्विच दबाते हैं, मशीन चालू हो जाती है। आज से मोतीराम सिर्फ धोबी नहीं, हमारे गांव की शान है। दुनिया चाहे जितना भी मजाक उड़ाए, अगर इंसान मेहनत के साथ सही सोच रखकर कोशिश करता रहे तो वही सचमुच होशियार कहलाता है। किसी को बेवकूफ समझने से पहले उसके दिल की अच्छाई और मेहनत को जरूर देखना चाहिए। Thank you for watching, friend. Please share, like and subscribe to Sharuvallu TV.